चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस की जर्नी और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है? आज आपको खाने के लिए जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आप आसानी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की ऊर्जा देता है, और यही वजह है कि यह मैकेनिज्म नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में ज्यादा याद रखता है। जब आप अपने पूर्वजों के समय की बात सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि उनके लिए नकारात्मक घटनाओं का मतलब जीवन मृत्यु का मामला होता था। अगर कोई कबीला आपको अपनाने से इनकार कर देता तो आपके जीवित रहने के चांस बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि तब कौन आपको जंगली जानवरों से बचाता और अपने खाने में हिस्सा देता। आज भले ही आपकी जान पर कोई खतरा न हो, फिर भी नकारात्मक घटनाएं हमें भावनात्मक रूप से तकलीफ देती हैं। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको उदासी घेर लेती है। इस नकारात्मकता के झुकाव ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन आज ये हमारी मदद नहीं करता। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो इससे आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन भावनात्मक दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। इससे बचने और खुश रहने के लिए आपको इस नकारात्मकता के झुकाव से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है, लेकिन क्योंकि डोपामीन इंसान को अच्छा महसूस कराता है, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जैसे कि वे नॉन स्टॉप खाते रहते हैं या किसी चीज की लत का शिकार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की लत आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है। आपका मनोभाव ऐसा हो सकता है कि आपको मटेरियल चीजों से खुशी मिलती है। नई कार या नया फोन आपको वह खुशी देता है जो आप महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों की खुशी भी अस्थायी होती है। इसे हेडोनिक एडप्शन कहते हैं। यह अस्थायी खुशी आपको थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, इसीलिए आप इसके पीछे भागते रहते हैं। हम सब के भीतर खुशी का एक स्तर होता है जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं और कुछ सामान्य। आपकी खुशी का स्तर तब बढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से नई कार या नए फोन का उदाहरण लेते हैं। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन बाद में यह वापस सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के लेखक सोंजा ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का 1% होता है। आपकी खुशी का 50% आपके जीन से आता है, 40% आंतरिक कारकों के कारण होता है, और सिर्फ 10% बाहरी कारकों से आता है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इस खुशी के प्रतिशत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश होना हमारे ऊपर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि हमारे साथ क्या होता है। सच्ची खुशी तो हमारे भीतर से आती है। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ इमोशंस। हमारे भावनाओं को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे नकारात्मक हों। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप गुस्से या हताशा से भर जाते हैं तो उन्हें तुरंत नियंत्रित करना लगभग असंभव सा लगता है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये भावनाएं अक्सर आपकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन भावनाओं को संभालना संभव है। इसके लिए आपको बस यह समझने की जरूरत है कि ये भावनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे कि पेनीलोप की कहानी लें। वह सुबह देर से उठती है और उसके बाद उसे सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ता है। जल्दी से नहाना, नाश्ता करना
और काम पर दौड़ना। इस सब के बीच वह चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करती है। भले ही वह खुद से कहे कि उसे शांत रहना चाहिए, यह तरीका अक्सर काम नहीं करता। इसके बजाय पेनीलोप खुद को अपने भावनाओं से अलग करने की कोशिश कर सकती है। वह अपने आप से कह सकती है, हाँ, आज का दिन जिस तरह से शुरू हुआ उससे मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, लेकिन यह भावना धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर से अच्छा महसूस करूंगी। ये मान लेना कि भावनाएं आती जाती रहती हैं एक महत्वपूर्ण सबक है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नकारात्मक भावनाएं हमेशा बुरी नहीं होती। इन्हें बेकार समझना ठीक नहीं है। कई बार ये भावनाएं आपके लिए प्रेरणा का कारण बनती हैं। हार की भावना आपको अगली बार और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द आपको उन लोगों की कद्र करना सिखाता है जो आपके जीवन में अभी भी मौजूद हैं। यदि आप अभी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं, तो उस समय को याद करें जब आपने पहले भी ऐसी ही भावनाओं का अनुभव किया था। आपने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया और उसे पार किया। चाहे आप कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, यह जानना जरूरी है कि यह भावना भी गुजर जाएगी। नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक और स्वस्थ तरीका यह है कि याद रखें, ये आपको परिभाषित नहीं करती। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अवसादग्रस्त हैं, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, वह आपकी पहचान को कमतर नहीं करता। खुद को खुश रहने के लिए सक्रिय रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, आप जो सोचते हैं वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं? यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थितियों पर लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बुरी स्थिति में हैं। जिस परीक्षा के लिए आपने इतनी मेहनत की थी, उसमें आप असफल हो गए और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये घटनाएं आपको आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो गलत जा रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता और आप अकेले और उदास महसूस करते हैं। नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो भावना आप पर हावी हो रही है उससे खुद को आजाद करना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जब आपको कोई भावना महसूस हो तो आपको उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। खुद को बार बार याद दिलाएं कि यह भावना जल्द ही चली जाएगी। यह आपको अपने भावनाओं को और उन्हें ट्रिगर करने वाली चीजों को समझने में भी मदद करेगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है। वह छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती थी। उसने यह महसूस किया कि वह अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। सोफिया ने इस नकारात्मक चक्र से बचने का एक तरीका खोज लिया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू कर दिया कि वह भी एक इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। उसने खुद को यह भी याद दिलाया कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। नकारात्मक विचारों के चक्र को रोकने के लिए खुद को देखने की आदत डालें। यह पता लगाएं कि आपके भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। उस समय आप अपने आप से क्या कहते हैं और कौन सी चीज ने आपको इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। भावनाओं का यह सफर हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि हर भावना अस्थायी होती है। चैप्टर 3, चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी के लिए बाहरी चीजें केवल 10% ही जिम्मेदार होती हैं? ये जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यह सच है। आपकी संपत्ति, उपलब्धियां और जीवन में जो कुछ भी बाहरी रूप से आपके पास है, वह आपकी खुशी को उतना प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। आइए इस पर एक नजर डालें कि कैसे हमारी धारणाएं या कहें हमारे मान्यताएं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इन धारणाओं का प्रभाव चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। यही कारण है कि हमें इन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आइए
कुछ सामान्य विश्वासों के बारे में बात करें और देखें कि उन्हें कैसे बदला जा सकता है। पहली धारणा, यह एक समस्या है। जब हम किसी स्थिति को एक समस्या के रूप में देखते हैं तो यह हमारी चिंता और तनाव को बढ़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर वह वास्तव में एक समस्या न हो? केटी की कहानी लें। उसने सुना कि उसे शायद नौकरी से निकाला जा सकता है। पहली बार में यह उसे एक बड़ी समस्या लगती थी। उसने खुद को भय और अनिश्चितता में डूबा पाया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह समस्या नहीं है तो क्या है? उसने इसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया, अपने सपनों की नौकरी की तलाश करने का मौका। इस नए दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपनी चिंता से छुटकारा दिलाया, बल्कि एक नई ऊर्जा भी दी। दूसरी धारणा, मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। यह धारणा अक्सर हमारे समाज और परिवारों द्वारा हम पर थोपी जाती है। क्या यह जरूरी है कि हम समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें? सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। शादी और बच्चों का फैसला हमारा अपना होना चाहिए, न कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। इस पर सोचें कि क्या वास्तव में आप इसके लिए तैयार हैं, या यह सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का एक साधन बन गया है। तीसरी धारणा, मुझे भविष्य के बारे में सोचकर डर लग रहा है। भविष्य की चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, और यही अनिश्चितता हमें डरा देती है। लेकिन क्या वास्तव में इस डर में जीने का कोई फायदा है? भविष्य को लेकर चिंता करना स्थिति को बदल नहीं सकता। इसके बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे पास अभी है उस पर ध्यान दें और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को जरूर सुधार सकते हैं। चौथी धारणा, यह मेरी किस्मत है। कभी कभी जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो क्या यह सच में हमारी किस्मत है, या यह हमारी धारणाएं हैं जो हमें ऐसा महसूस करवा रही हैं? अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखना जरूरी है। आप जो भी करते हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। यह समझना कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा। पांचवीं धारणा, मुझे हमेशा सही होना चाहिए। यह धारणा हमें बहुत अधिक तनाव देती है। हम सोचते हैं कि हमें हर स्थिति में सही होना चाहिए, और अगर हम गलत होते हैं तो यह हमारी असफलता का प्रमाण है। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? गलतियां करना मानव स्वभाव है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यह गलतियां ही हमें सिखाती हैं। खुद पर इतना कठोर न बने। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। छठवीं, मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूं। हम में से कई लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीखें। दूसरों की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी खुशी को नजरअंदाज करके नहीं। सातवीं, मैं कुछ नहीं बदल सकता। यह धारणा हमें हतोत्साहित कर सकती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर आप अपनी सोच को बदलें। अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही चीज तय करती है कि आप खुश रहेंगे या दुखी। इन सभी धारणाओं को बदलने का मतलब है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहे हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है? गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे पहले के अध्यायों में हम इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं, और यह बताने की जरूरत नहीं कि ये भावनाएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। याद करें कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है, शरीर गर्म महसूस करने लगता है,
और किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को दिल में दबाकर न रखें। सबसे पहले अपने भावनाओं को खुद से अलग करके उन्हें निरीक्षण करें। पैनी के बॉस ने जब तीसरी बार उसके काम में सुधार की बात कही तो उसने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया। उसे लगा जैसे वह इस नौकरी और पद के लायक ही नहीं है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन पैनी ने तय किया कि वह इस भावना से खुद को अलग रखेगी। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। यह सोचने में बड़ा फर्क होता है कि हम अपनी भावनाओं को खुद से जोड़कर देखते हैं या उन्हें एक अलग चीज के रूप में। पैनी ने खुद को नकारात्मक बातें सुनाने से भी रोका। जब भी वह ऐसा महसूस करती, वह उन पलों को याद करती जब उसने खुद को बेवकूफ समझा था, लेकिन उसने यह सोचकर खुद को और अधिक नकारात्मक भावनाओं में घेरने से बचाया। दूसरा, अपनी भावनाओं को एक लेबल दें। भावनाओं को एक ऐसी चीज के रूप में समझें जो अस्थायी है, जैसे कपड़े। आप उन्हें पहनते हैं और फिर बदल भी लेते हैं। आपकी भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। पैनी की तरह अपने भावनाओं को देखने का तरीका बदलें। उदाहरण के लिए, मैं दुखी हूं की बजाय कहें, मुझे दुख महसूस हो रहा है। यह बदलाव आपके और आपकी भावनाओं के बीच दूरी पैदा करता है, जिससे उनसे दूर होना आसान हो जाता है। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़े मत रखें, उन्हें जाने दो। यह समझना जरूरी है कि हम दो कारणों से अपनी भावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। पहला, यह उन कहानियों को और मजबूत करता है जो हम खुद को बताते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम और अधिक दुखी महसूस करना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि ज्यादातर लोग खुद को तकलीफ पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा, हमें लगता है कि हम अपनी भावनाओं के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या यह सच है? जब तक हम खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। एमिली को अक्सर अधूरापन महसूस होता था। वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में खुद को हारा हुआ समझती थी। जब उसने देखा कि वे अपने व्यक्तिगत मील के पत्थर हासिल कर रहे हैं, तो उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई ताकि वह खुद पर गर्व महसूस कर सके। उसने उन गोल्स को हटा दिया जो एक दिन में पूरे करना असंभव थे। जैसे उसने अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए 1 घंटे की जॉगिंग का लक्ष्य रखा, लेकिन 1 घंटे की जॉगिंग सफलतापूर्वक करने के लिए उसे नियमित अभ्यास की जरूरत थी। जब वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई तो उसे लगा कि वह किसी लायक नहीं है। यह सोच उसे और अधिक बुरा महसूस करा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को पकड़कर नहीं रखेगी। उसने अपने डेली गोल्स को अचीवेबल बनाया और अब उसे तनाव महसूस नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एमिली को अपने मील के पत्थर हासिल करने से आत्मविश्वास आने लगा। चौथा, अपने भावनाओं को जाने देने के लिए द सेडोना मेथड सीखें। द सेडोना मेथड हेल्डवॉस्किन की किताब का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको 3 अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाओं को रिलीज करने में मदद कर सकता है। पहला तरीका है, अपने भावनाओं को पकड़ो मत। नकारात्मक भावनाओं को कभी पकड़कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें जाने दो। दूसरा तरीका है, उन भावनाओं को अपनी लाइफ में एक स्पेस बनाने दो। इससे आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते या उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप बस उन्हें आने देते हैं। तीसरा तरीका है, उन्हें वेलकम करो। इसमें आप बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो। उन्हें करीब से देखकर आप जान पाओगे कि ये भावनाएं आखिर आ कहां से रही हैं। द सेडोना मेथड के अनुसार अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए आप ये 5 स्टेप्स अपना सकते हैं। स्टेप 1, एक खास भावना पर फोकस करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह भावना बहुत गहरी हो। यह कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे लंबी लाइन देखकर चिढ़ महसूस करना। दूसरे और तीसरे स्टेप में आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे। यह उस अप्रोच पर निर्भर करता है जो आप ऊपर बताए गए तीनों तरीकों में से चुनेंगे। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं और क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए,
क्या मैं इस भावना को वेलकम कर सकता हूं? और क्या मैं इस भावना को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करें। यहां कोई गलत या सही जवाब नहीं है। इसे समझने का बस एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं यह समझें और फिर उस भावना को आने दें। स्टेप 4, खुद से पूछें, कब? आपका जवाब हमेशा होना चाहिए, अभी। आपको इस भावना से छुटकारा पाना है। बहाने मत बनाओ, इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5, पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराएं जब तक कि आपने जो भावना फोकस करने के लिए चुनी है वह दूर न हो जाए। द सेडोना मेथड सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली भी है। हो सकता है कि आपको इस प्रक्रिया पर शुरुआत में भरोसा न हो, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। अपने भावनाओं को जाने देने की डेली प्रैक्टिस करें। जल्द ही आप अपने भावनाओं के मास्टर बन जाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भावनाओं के साथ हमारा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। जब हम उन्हें जाने देना सीखते हैं तो हम खुद को एक नई आज़ादी और खुशी में पाते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने भावनाओं को जाने दो और एक नई शुरुआत करो। चैप्टर 5, हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी हल्की फुल्की खुशी, कभी गहरा दुख, तो कभी ऐसा गुस्सा जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं बल्कि हमारी लाइफ के लिए एक गाइडेंस सिस्टम भी हो सकते हैं? हैरियट की कहानी सुनिए। वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उसे अपने काम से, अपने रिश्तों से, यहां तक कि अपनी उपलब्धियों से भी खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन एक बोझ की तरह महसूस होता था। फिर एक दिन उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपना शहर बदलने का फैसला किया। ये कदम उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। हर नई सुबह अब उसे उत्साह से भर देती थी। वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगी। कभी वो किसी पार्क में बैठकर पक्षियों को निहारती, तो कभी किसी कैफे में बैठकर अपनी मनपसंद कॉफी का स्वाद लेती। हैरियट ने अपने इमोशंस को समझा और वो बदलाव किया जो उसकी जिंदगी को नई दिशा में ले गया। हैरियट की इस कहानी से एक बात साफ है, अगर उसने अपने इमोशंस को अनदेखा कर दिया होता तो शायद वो कभी उस बदलाव के बारे में सोच भी नहीं पाती। ये समझना जरूरी है कि हमारे इमोशंस हमें कुछ बताना चाहते हैं। जब आप किसी चीज से परेशान या दुखी होते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना, अपने इमोशंस को समझना, ये एक अद्भुत कला है। ये आपको ये देखने की ताकत देता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जिम डेटमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वे बताते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक साधारण तरीके से देख सकते हैं, एक लाइन से ऊपर या नीचे। लाइन से ऊपर सकारात्मकता और कृतज्ञता की स्थिति। जब आप लाइन से ऊपर होते हैं तो आप अपनी भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें एक पॉजिटिविटी होती है। आप चीजों को कृतज्ञता के साथ देखते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं और उसके विचारों की कद्र करते हैं। आप अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लाइन से नीचे नेगेटिविटी और असंतोष की स्थिति। वहीं अगर आप लाइन से नीचे होते हैं तो आप अक्सर खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। बहस करना, गॉसिप करना और उन लोगों को नकारना जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है, ये सब लाइन से नीचे होने के संकेत हैं। आप अपने इमोशंस से जूझते हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करें, खुद से ये सवाल करें, क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे? ये सवाल आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे संभालना है। अगर आप खुद को लाइन से नीचे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। उन्हें पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और फिर जाने देकर आप अपने लिए एक नई राह खोल सकते हैं। हमारे इमोशंस हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाते हैं, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी। हर इमोशन का एक मतलब होता है। अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझें तो ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं।
हैरियट ने अपने इमोशंस को सुना, उन्हें समझा और अपने जीवन में वो बदलाव किया जो उसकी खुशी का कारण बना। आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कई मौके आएंगे। जब भी आपको लगे कि आप कहीं अटक गए हैं, अपने इमोशंस की सुनिए। हो सकता है वो आपको एक नई राह दिखा रहे हों। तो अगली बार जब कोई इमोशन आपके दिल में दस्तक दे, उसे अनदेखा मत करिए। उसे समझिए, उसे महसूस करिए और उसे गाइड बनने दीजिए। शायद वो आपको उस दिशा में ले जाए जहां आपको वाकई होना चाहिए। चैप्टर 6, रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। हमारे इमोशंस ये वो एहसास हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। कभी खुशी से झूम उठते हैं तो कभी दुख के साए में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने इन इमोशंस को रिकॉर्ड करें, उन्हें ध्यान से समझें, तो ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स का हिसाब रखें, बल्कि ये एक कोशिश है आपको ये समझाने की कि कैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस से निपट सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस सफर पर निकलें, आपको अपने मौजूदा इमोशनल स्टेट को जानना होगा। आइए एक हफ्ते के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हर दिन जो भी इमोशंस आप महसूस करते हैं, उन्हें ध्यान से देखें। इसके लिए एक नोटबुक या पेपर ले लीजिए। हर फीलिंग को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। 1 मतलब सबसे बुरा दिन और 10 मतलब एकदम बेहतरीन दिन। हर दिन की फीलिंग्स लिखें। क्या आपने खुशी महसूस की, गुस्सा आया या कहीं उदासी ने आपको घेर लिया? और हफ्ते के अंत में अपने पूरे हफ्ते का टोटल स्कोर निकालें। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। आपने कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस महसूस किए? इन फीलिंग्स की वजह क्या थी? उस नेगेटिव इमोशन को महसूस करते वक्त आपने क्या सोचा? क्या आपकी सोच उस सिचुएशन के फैक्ट्स के करीब थी या आपने उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? नेगेटिव इमोशन से निपटने की कोशिश। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन उसे दूर करने का होता है। कभी हम गहरी सांसें लेते हैं, कभी किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और कभी कभी हम इसे खुद में दबा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप चला जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगली बार जब आप किसी नेगेटिव इमोशन का सामना करेंगे तो आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उस इमोशन को पहचानेंगे, उसे समझेंगे और फिर उससे निपटने के लिए एक बेहतर तरीका अपनाएंगे? जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप 2 अहम चीजें हासिल करते हैं। सबसे पहले, आप अपने इमोशंस के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि किस दिन आपका मूड कैसा था और क्यों। इससे आपको अपने पॉजिटिव मूड को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। आप अपने लिए वो छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगते हैं जो आपकी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप नेगेटिव इमोशंस से निपटने की एक प्रैक्टिस करते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है, तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप अपने लिए ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो आपको नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा दिलाएं और खुशी की तरफ ले जाएं। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना एक साधारण सी एक्टिविटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। ये आपको खुद के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। ये आपको सिखाता है कि आपकी फीलिंग सिर्फ एक पल की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है और किससे दुख, और यही समझ आपको एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाती है। तो इस हफ्ते अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। अपने इमोशंस को समझिए, उन्हें अपनाइए और अपने लिए एक नई राह चुनिए जो आपको खुशियों की ओर ले जाए। इस पुस्तक में दी गई हर सलाह हमें यही सिखाती है कि हम अपने इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकारें और उनका सही तरीके से प्रबंधन करें। जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुलन पा सकते हैं। इमोशंस हमारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इन्हें सही दिशा में ले जाएं, तो ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमें खुद को समझने, स्वीकारने और अपने इमोशंस को जागरूकता से जिएं। अगर आपने ये किताब पढ़ी या इस वीडियो को देखा,
तो आप खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी भावनाओं को एक नई दिशा देंगे। हर दिन एक कदम और बढ़ाइए। अपने इमोशंस को समझते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। इमेजिन कीजिए आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेस आने लगते हैं और हम जल्दी ही रिजल्ट्स न मिलने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है, वो तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाएगा। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ध्यान और धैर्य, फोकस, पेशेंस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आपका माइंड हमेशा काम और सेंटर्ड रहे। कैसे आप खुद को हर पल में प्रेजेंट रख सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि आप फाइनल गोल तक कब पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप गोल की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तब मास्टरी अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस वो नहीं होती जो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वो होती है जो हमें जर्नी के दौरान महसूस होती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये 3 क्वालिटीज अगर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि असली मैजिक प्रोसेस में छुपा होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि अगर हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को डेवलप कर लें, तो हर चीज अपने आप एफर्टलेस लगने लगती है। सोचिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हर काम को करने का तरीका इस तरह से आ जाए कि आप बिना स्ट्रेस लिए पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ उसे कर सकें, तो कैसा होगा? तो अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप हर काम को परफेक्शन और पेशेंस के साथ कर सकें, अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की वो पावरफुल इनसाइट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए बिना कोई समय गंवाए इस अद्भुत जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती एक्साइटमेंट धीरे धीरे क्यों फेड हो जाती है? क्यों हम एक नए स्किल को सीखते सीखते ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं? हम रिजल्ट्स चाहते हैं, और वो भी तुरंत। लेकिन जब वो रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जल्दी नहीं आते, तो हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का राज डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि जर्नी में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है। वो सोचता है कि जब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में कितनी सारी इमोशंस आती हैं? एक्साइटमेंट, डाउट, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी सेल्फ डाउट भी। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है, आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी इस इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में रुक कर सोचें, क्या सच में गोल सिर्फ परफेक्ट तरीके से कोई ट्यून बजा लेना है, या फिर असली ब्यूटी उस प्रोसेस में है जब आप हर दिन धीरे धीरे खुद को इंप्रूव कर रहे होते हैं? स्टर्नर कहते हैं कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि यहीं असली ग्रोथ होती है। जब हम किसी गोल पर एक्सेसिवली फोकस करते हैं, तो हम हर छोटी गलती को फेलियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम माइंडसेट को शिफ्ट करें और सिर्फ उस मोमेंट में मौजूद रहें, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो हमारी पूरी अप्रोच बदल सकती है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता।
उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यही माइंडसेट हमें भी डेवलप करना है। स्टर्नर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई नया खेल सीखते हैं, तो अगर हम आउटकम को साइड में रख दें और सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करें, तो हम उस काम में और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तो वो काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर बड़ी चीज टाइम और पेशेंस मांगती है। एक आर्टिस्ट जब कोई मास्टरपीस बनाता है, तो वो हर स्ट्रोक को पूरी अटेंशन से देता है। वो कैनवस को देखकर यह नहीं सोचता कि यह पेंटिंग कब पूरी होगी। वो बस उस मोमेंट में रहता है, ब्रश की मूवमेंट को फील करता है और हर रंग में खो जाता है। यही आर्ट है, यही ब्यूटी है और यही सीक्रेट है किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप किसी भी चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। हर प्रैक्टिस सेशन को ऐसे देखिए जैसे वो खुद में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो हर पेज को एंजॉय करिए, ना कि यह सोचिए कि आप कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं, तो हर रैप, हर सेट को फील करिए, ना कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी हासिल करने के लिए पेशेंस और प्रेजेंस सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं, तभी हम उसे डीपली सीख पाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस प्रोसेस से प्यार कर पा रहा हूं? अगर हां, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद को रिमाइंड करिए कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं, बल्कि इस जर्नी के हर छोटे छोटे स्टेप में है। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस। हमारी पूरी जिंदगी रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में बीतती है। स्कूल में हमें अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी हम हर चीज को आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम किस चीज को इग्नोर कर रहे हैं? हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं। हमें अपने दिमाग को प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट की जगह प्रोसेस, जर्नी पर फोकस करना सिखाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब होता है आउटकम को मेजर करना। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे कितने मार्क्स मिले, अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो कितनी जल्दी कोई ट्यून मास्टर कर पाया, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी पूरी अटेंशन रिजल्ट से हटा लें और सिर्फ प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं? मान लीजिए आप एक बढ़िया पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस बात की चिंता करने लगें कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप हर ब्रश स्ट्रोक को लेकर एंग्शियस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आप हर स्ट्रोक को कितनी अटेंशन और प्रिसीजन के साथ बना रहे हैं, तो पेंटिंग अपने आप ब्यूटीफुल बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हों या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हों। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं, पिछली बार मैं फेल हो गया था, या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तब हमारा माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर यह सोचे कि मुझे तो चलना ही नहीं आएगा, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन असल में होता यह है कि बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करता रहता है। वो प्रोसेस को एंजॉय करता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वो कब पूरी तरह से चलने लगेगा। यही एटीट्यूड हमें भी डेवलप करना है। एक म्यूजिशियन जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो अगर वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देगा कि उसे कितनी जल्दी कोई ट्यून परफेक्ट तरीके से बजानी है,
तो उसकी प्रैक्टिस मैकेनिकल हो जाएगी। लेकिन अगर वो हर नोट को फील करके उसे सही तरीके से बजाने का आनंद ले तो उसकी प्रैक्टिस डीप और इफेक्टिव होगी। यही फर्क होता है प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट और प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट में। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं तो हम सेल्फ डाउट और एंजाइटी से घिर जाते हैं। हम अपने प्रोग्रेस को जज करने लगते हैं और कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं अभी तक मास्टर क्यों नहीं कर पाया। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो हमारी जर्नी एफर्टलेस और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी तो हर वर्कआउट आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप हर रेपिटेशन को फील करें, हर मूवमेंट को एंजॉय करें, तो धीरे धीरे आप उस प्रोसेस के साथ डीपली कनेक्ट होने लगेंगे और यही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर हम अपने गोल्स को जेन्युइनली अचीव करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस को एम्ब्रेस करना होगा। जब हम हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखते हैं, जब हम बिना किसी प्रेशर के सिर्फ प्रैक्टिस में मौजूद रहते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर परफॉर्म करते हैं बल्कि अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी भी गोल पर काम करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूं या इस प्रोसेस का आनंद भी ले रहा हूं? अगर आप प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट अपने आप ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। Chapter 3 The 4S Words Simplify, Small, Short, Slow। हम में से कितने लोग हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही ओवरवेल्म हो जाते हैं? कोई नया स्किल सीखने की सोचो तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता नहीं कब सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर हम या तो उस काम को शुरू ही नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि एक सिंपल तरीका है जिससे कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी प्रैक्टिस एफर्टलेस बन सकती है? यही तरीका हमें थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में सिखाते हैं। 4S के मंत्र, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। इमेजिन कीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप एकदम से किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा और फिंगर्स सही जगह पर जाने से पहले ही घबरा जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें, तो क्या यह आसान नहीं हो जाएगा? यही पहला मंत्र है। हर बड़े टारगेट को छोटे और सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। जब हम चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो हम खुद को भी अननेसेसरी प्रेशर में डाल लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हर चीज मैनेजेबल और अचीवेबल लगने लगती है। अब बात करते हैं स्मॉल, यानी छोटे छोटे कदमों की। मान लीजिए आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए। ये सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे गोल्स न सिर्फ अचीवेबल होते हैं, बल्कि जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो दिमाग को एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी मिलता है। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। कोई भी स्किल सीखनी हो, कोई भी हैबिट बनानी हो, छोटे छोटे कदम लो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। तीसरा मंत्र है शॉर्ट, यानी कम समय तक प्रैक्टिस करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो दिन में कई घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन सच यह है कि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और जब हम ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। स्टर्नर बताते हैं कि बेहतर है कि आप शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस रखें, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में जाएं और घंटों तक एक्सरसाइज करने की बजाय सही तरीके से कम समय तक वर्कआउट करें। यह ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आखिर में आता है स्लो, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह सबसे मुश्किल मंत्र है क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन मास्टरी का असली सीक्रेट है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सोचिए, कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है
तो वो जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता। वो हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से प्लान करता है। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी स्किल को सीख रहे होते हैं तो हमें स्लो और स्टेडी अप्रोच अपनानी होती है। धीरे धीरे, ध्यान से, पूरी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करने से न सिर्फ हमारी प्रोग्रेस बेटर होती है, बल्कि हम उस जर्नी को एंजॉय भी कर पाते हैं। स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि इन 4 S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो को अगर हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हर स्किल सीखना आसान और एंजॉयबल बन जाता है। जब आप चीजों को आसान बनाते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, कम लेकिन फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं और जल्दबाजी छोड़कर पेशेंस के साथ सीखते हैं, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी भी नए स्किल या गोल पर काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है? क्या मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं कम लेकिन पूरी तरह फोकस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं धीरे धीरे पूरी अवेयरनेस के साथ इसे सीख रहा हूं? अगर इन 4 S को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, बल्कि आप हर जर्नी को ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे। चैप्टर 4, इक्वानिमिटी एंड द ऑब्जर्वर माइंड, संभव और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए काम को सीखते हैं तो आपके अंदर 2 तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक वो जो आपको शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है, और दूसरी जो लगातार जज करती है, मैं यह सही से कर रहा हूं या नहीं, क्या मैं कभी इसमें एक्सपर्ट बन पाऊंगा, या यह तो बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड है जो हमें प्रैक्टिस के दौरान एंग्शियस बना देता है और हमारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तरीका है जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह शांत और फोकस्ड रख सकते हैं, यही तरीका थॉमस M स्टर्नर इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। इक्वानिमिटी, संभव, और ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टा भाव। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद को इमोशनली रिएक्ट करते हुए पाते हैं। अगर कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद को डाउट करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि इक्वानिमिटी यानी संभाव वह स्टेट है जहां हम किसी भी सिचुएशन को बिना इमोशनल टर्बुलेंस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपने एक्शंस को इंपल्सिवनेस की बजाय अवेयरनेस से गाइड करें। सोचिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक कोई एक्सटर्नल नॉइज आपको डिस्टर्ब कर देती है, एक सामान्य रिएक्शन होगा इरिटेट हो जाना, ओह ये आवाज क्यों आ रही है। लेकिन अगर आप उस नॉइज को सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए तो क्या होगा? नॉइज कुछ ही सेकंड में आपकी अवेयरनेस से निकल जाएगी और आपका ध्यान फिर से आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएगा। यही इक्वानिमिटी की शक्ति है। जब आप किसी भी परिस्थिति को बिना रिएक्ट किए एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका माइंड नेचुरली पीसफुल और फोकस्ड रहने लगता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टा भाव की। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो हर चीज को देख रहा होता है, हमारी थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस और हमारी प्रोग्रेस। जब हम इस ऑब्जर्वर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम अपनी हर समस्या, हर फेलियर और हर चैलेंज को एक आउटसाइडर की तरह देखने लगते हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम इंपल्सिव रिएक्शंस देने की बजाय कंपोज्ड और सेंटर्ड रह सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कोई ट्यून बजाने की कोशिश करते हैं तो फिंगर्स सही जगह पर नहीं जाती, साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं होता और आपका दिमाग कहने लगता है मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिवेट कर लें तो आप इस फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे बिना उसमें डूबे। आप खुद से कहेंगे अभी मैं सीख रहा हूं, यह नॉर्मल है, हर बार जब मैं प्रैक्टिस करूंगा मैं थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट है। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड को डेवलप कर लेते हैं तो हम हर चीज को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अब मिस्टेक्स हमें फेलियर की तरह नहीं लगती, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं।
अब प्रोग्रेस हमें स्लो नहीं लगती, क्योंकि हम हर स्टेप को एंजॉय करना सीख जाते हैं। अब हम प्रैक्टिस के दौरान एंग्शियस नहीं होते, क्योंकि हम आउटकम की चिंता करने की बजाय हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करें तो पॉज लें और अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। क्या आप रिएक्शन दे रहे हैं या सिर्फ सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान खुद को जज कर रहे हैं या बस ऑब्जर्वर बनकर हर छोटे इंप्रूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं? अगर आप इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो न सिर्फ आपकी स्किल्स तेजी से इंप्रूव होंगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बन जाएगी। चैप्टर 5, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? क्यों जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो हम हेजिटेशन महसूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सेफ्टी और फैमिलियरिटी की तलाश में रहता है। उसे वही चीजें पसंद हैं जो पहले से जानी पहचानी हैं, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स छुपा है। हमारी ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान और प्रिडिक्टेबल लगता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही सच्चाई थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में हमें समझाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी असली प्रोग्रेस होगी। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई नई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो पहला रिएक्शन होता है डिस्कम्फर्ट और रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब आप इसे सीखना चाहते हैं। पहले दिन जब आप कॉर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगलियों में दर्द होगा, सही साउंड नहीं आएगा और दिमाग कहेगा यह बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे ना हो पाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या आप इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे या कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे? स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट एक टेम्पररी स्टेट है। यह सिग्नल है कि आपका दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आपका माइंड रेजिस्ट करता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं तो वही चीज जो पहले मुश्किल लग रही थी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम में पहली बार एक्सरसाइज करते समय बॉडी सोर होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को स्ट्रगल मानते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि इसे स्ट्रगल की बजाय एक एक्साइटिंग जर्नी की तरह देखो। जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो खुद से यह मत पूछो कितना मुश्किल होगा, बल्कि यह पूछो आज मैं अपने पुराने वर्जन से कितना बेहतर बन सकता हूं। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको हर चैलेंज को एक नई एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम खुद को जज करने लगते हैं। अगर हम कोई नया काम करते हैं और उसमें परफेक्ट नहीं होते तो हम सोचने लगते हैं शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन क्या कोई बच्चा पहली बार चलते ही दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे बिना सोचे समझे चलने लगता है। यही नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम फेलियर्स को नेगेटिविटी से जोड़ने लगते हैं, जबकि असल में हर फेलियर एक स्टेप होता है मास्टरी की तरफ। स्टर्नर बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करेंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ अपने आप होती जाएगी। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आर्टिस्ट पहली बार कैनवस पर पेंटिंग बना रहा हो और पहली ही कोशिश में मास्टर स्ट्रोक की उम्मीद करे तो क्या वो कभी आर्ट को एंजॉय कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो हर ब्रश स्ट्रोक को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखे तो धीरे धीरे उसकी आर्ट निखरती जाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, कंफर्ट जोन छोड़ो और डिस्कम्फर्ट को अपनाओ। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे इस नजरिए से देखो कि यही वह स्टेप है जो आपको आगे ले जाने वाला है। जब भी आपका दिमाग कहे यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो खुद से कहो अभी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट को डेवलप कर लेते हैं
तो कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी चैलेंज आपके लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाएगा, ना कि एक डराने वाली बाधा। चैप्टर 6 द प्रैक्टिसिंग माइंड एंड रियल लाइफ। प्रैक्टिसिंग माइंड और असली जिंदगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं या कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा पेशेंस कम होने लगता है। हम रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं और अगर प्रोग्रेस स्लो होती है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि जिंदगी में मास्टरी पाने का सबसे बड़ा राज यही है कि हम अपने माइंड को प्रैक्टिसिंग मोड में रखें। यही फिलॉसफी थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में हमें समझाते हैं। कैसे द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी एक पावरफुल माइंडसेट बन सकता है। जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं, चाहे वह म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या कोई नया लैंग्वेज, हमारा फोकस अक्सर एंड गोल पर चला जाता है। हम खुद से पूछते रहते हैं, मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे कितना समय लगेगा, और इस बेचैनी में हम अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब हम प्रोसेस को पूरी तरह अपनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस सोच में डूबे रहें कि मुझे जल्दी से एक पूरा गाना बजाना आ जाए, तो हर छोटी मिस्टेक आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को प्रैक्टिसिंग माइंड में रखेंगे, यानी हर नोट, हर मूवमेंट को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखेंगे, तो आपका प्रोग्रेस न सिर्फ फास्ट होगा, बल्कि आप इस जर्नी को भी एंजॉय करेंगे। जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। सोचिए, अगर कोई गार्डनर सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि उसे एक खूबसूरत गार्डन चाहिए, लेकिन वो प्लांटिंग, वाटरिंग और केयरिंग के प्रोसेस को एंजॉय न करे, तो क्या वो एक अच्छे गार्डन की देखभाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि असली ब्यूटी रिजल्ट में नहीं बल्कि उस जर्नी में है जिससे रिजल्ट तैयार होता है। यही लेसन हमें प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो और रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हर दिन हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचता है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या कोई और आरामदायक एक्टिविटी हमें उस डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश करती है जो लर्निंग प्रोसेस के साथ आती है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस ट्रैप से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है, और जब हम इसे अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हर चैलेंज मैनेजेबल लगने लगता है। अगर आप किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो प्रैक्टिसिंग माइंड आपको धैर्य रखना सिखाएगा। अगर आप फिटनेस जर्नी पर हैं तो यह आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं तो यह आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देगा। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हर चीज में मास्टरी हासिल करने की फ्रीडम देता है। अब आप किसी भी चैलेंज को इस सोच के साथ एक्सेप्ट करेंगे कि मैं इसे एक प्रैक्टिस की तरह लूंगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, जिंदगी में असली खुशी और ग्रोथ तब आती है जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। जब आप प्रोसेस को पूरी तरह अपनाते हैं तो आप नेचुरली बेहतर होने लगते हैं, बिना उस प्रेशर के जो रिजल्ट्स की चिंता करने से आता है। तो अगली बार जब आप किसी भी चीज को सीखें या किसी गोल पर काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे एक प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ कर रहा हूं या सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड को डेवलप कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक स्किल में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। कंक्लूजन, हमारी जिंदगी का हर पहलू एक प्रैक्टिस ही तो है। चाहे हम कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई गोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हों या अपनी सोच और आदतों को बदलने की राह पर हों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि असली मास्टरी किसी एंड गोल पर पहुंचने में नहीं बल्कि उस प्रोसेस को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाता है। जब हम हर चीज को एक अभ्यास की तरह देखते हैं तो हम अपने माइंड को शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बना पाते हैं। स्टर्नर हमें यह भी समझाते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना और पेशेंस बनाए रखना हमारी ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है।
जब हम अपने दिमाग को ऑब्जर्वर मोड में रखते हैं और हर चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो हम फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यही माइंडसेट हमें जिंदगी में मास्टरी दिलाता है, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, करियर ग्रोथ हो या कोई नया हुनर सीखना। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख सकते हैं बिना रिजल्ट्स की जल्दी किए? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप जिस भी चीज को हाथ में लेंगे उसमें न सिर्फ एक्सेलेंस हासिल करेंगे, बल्कि उस जर्नी को भी पूरी तरह जी पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर बिहेव कैसे करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जबकि कुछ की बातें सुनकर ही इरिटेशन होने लगता है? क्यों कुछ लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ बार बार धोखा खा जाते हैं? ये सब कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर प्रिडिक्टेबल है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर। अगर आपको लोगों की असली नेचर की नॉलेज होगी तो आप हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो अपनी डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिकोड किया है, जिसे समझकर हम अपनी लाइफ में एक नया लेवल अचीव कर सकते हैं। इमेजिन करें, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ ही समय में आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। और यही कमी हम अपनी लाइफ में बार बार महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें, तो ना सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों को डिकोड कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हर जगह अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या फिर सोशल मीडिया, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता? ये सिर्फ लक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस छुपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग पावर को अपनी एडवांटेज में यूज करते हैं, और कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान कर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ले सकते हैं। इंसानों के बिहेवियर को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों की इंटेंशंस, इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डीकोड कर सकते हैं, तो कोई आपको इजीली फूल नहीं कर सकता। आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक का डीप डाइव समरी करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों की ट्रू नेचर को पहचान सकते हैं, कैसे खुद की इमोशनल वीकनेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप उस पावर को खो देंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। अब चलिए डाइव करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार जर्नी में, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना ठोस वजह के गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक नजरिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? यह सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक इरेशनल होते हैं, और जब हम यह मान लेते हैं कि हम पूरी तरह से लॉजिकल हैं, तब असल में हम सबसे ज्यादा भ्रम में होते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में और अपने करियर में भी ऐसे निर्णय लेते हैं
जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई यह मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर और लॉजिकल निर्णय लिया है। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान और शिक्षित है, फिर भी कभी कभी क्रोध में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए हानिकारक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल है, लेकिन एक बार लालच में आकर कोई गलत निवेश इन्वेस्टमेंट कर लेता है और सब कुछ खो बैठता है। एक नेता जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, मगर जब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वह गलत निर्णय लेकर अपनी रेपुटेशन को धूमिल कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग में भावनाएं तर्क से अधिक प्रभावी होती हैं। जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर वह कोई गलती करता है तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे या उसे माफ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आपको वह बहुत बड़ी लगने लगेगी। यह दर्शाता है कि हम चीजों को निष्पक्ष होकर नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकते हैं। ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद को यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हां, तो हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें तो हो सकता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने सही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला, महान लीडर्स और सफल लोग एक खास चीज में माहिर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और तर्कसंगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाले हों, तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने इर्रेशनल बिहेवियर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इर्रेशनलिटी केवल दूसरों में नहीं होती, यह हमारे अंदर भी होती है। अगर हम यह मान लें कि हम भी गलत सोच सकते हैं, तो यही पहला कदम होगा अपने दिमाग को अधिक रैशनल बनाने की ओर। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें, तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हां, तो आपने आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपने छोटे से दायरे में जीते हैं, जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे
तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की छवि होती है। आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत गहरे स्तर पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं, वे इस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्मकेंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। शायद उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा यह महसूस कराया कि वे खास हैं, कि वे दूसरों से बेहतर हैं, या फिर हो सकता है कि वे अपने बचपन में उपेक्षित, निग्लेक्टेड रहे हों और इसलिए वे अब दुनिया से वही प्यार और ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हों जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपने जीवन के संघर्षों से इतनी गहराई से प्रभावित होते हैं कि वे हर चीज को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर वे किसी कठिन समय से गुजरे हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है और इसलिए वे अपने दुख को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आपकी बातों को काटकर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें तो वे उसे नजरअंदाज कर देंगे या फिर इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रहे हों। उन्हें लगातार प्रशंसा, वैलिडेशन की जरूरत होती है और अगर वे इसे नहीं पाते तो वे चिढ़ जाते हैं। वे खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे तो वे तुरंत रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आत्ममुग्धता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन, बैलेंस बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज केवल खुद की छवि होती है। वे अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझते और अपने दोस्तों से भी सिर्फ उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद हो। सच्चाई यह है कि आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम पर होती है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आत्ममुग्धता का भाव होता है, लेकिन कुछ लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के लिए जहरीले, टॉक्सिक बन जाते हैं। वे केवल अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सच में खुद को आत्ममुग्धता से बचाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम अपनी भावनाओं को देते हैं। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम भी कभी कभी आत्ममुग्ध होकर सोचते हैं। जब हम किसी बातचीत में होते हैं तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दे रहा हूं जितना मैं अपनी भावनाओं को दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हमें दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है और हमें हमेशा अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। आत्ममुग्धता का दूसरा पहलू यह भी है कि हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो अत्यधिक आत्ममुग्ध हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो केवल खुद की तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है।
आत्ममुग्धता इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में उसकी अपनी समस्याएं और संघर्ष हैं। जब हम आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर एक संतुलित और संवेदनशील इंसान बनते हैं, तब हम केवल खुद को नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकें और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जा सकें। चैप्टर 3 द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? हम में से हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जो समाज को स्वीकार्य हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ जाएं और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वह चेहरा नहीं दिखाते जो वे सच में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक रोल निभा रहा होता है, एक ऐसा किरदार जिसे वह खुद ने चुना है या जिसे परिस्थितियों ने उसे निभाने पर मजबूर कर दिया है। आप किसी भी पेशे को देख लें, एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता केवल पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी एक भूमिका निभाता है। एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, भले ही अंदर से वह डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं देखते। हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों और उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। हमें लगता है कि वही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर यह केवल एक मुखौटा, मास्क होता है। लोग अपने अंदर छिपी असलियत को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दुनिया ने उन्हें उनकी असली पहचान में देख लिया तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वह अकेला होता है। जब कोई हमें देख नहीं रहा होता, तब हम असल में वैसे होते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी मुस्कान के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं, हमारा रोल प्लेइंग शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करते हैं, अपने शब्दों को तौलते हैं और खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें अनुशासित, डिसिप्लिन्ड दिखना पड़ता है, भले ही हमारा मन शरारत करने का हो। जब हम नौकरी पर जाते हैं तो हमें हमेशा प्रोफेशनल और आत्मविश्वासी दिखना होता है, भले ही अंदर से हम घबराए हुए हों। जब हम समाज में होते हैं तो हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही हमारे मन में असली भावनाएं कुछ और ही चल रही हों। लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस दिलाती है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाता है। एक नेता जनता के सामने एक ईमानदार व्यक्ति का मुखौटा पहनता है, और एक दोस्त भी कभी कभी अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाकर वही दिखाता है जो उसके दोस्त को अच्छा लगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम इन भूमिकाओं के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वह अंदर से असुरक्षित, इनसिक्योर हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है तो संभव है कि वह अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लोगों के चेहरे पर लिखी गई मुस्कान हमेशा उनके मन की सच्चाई को नहीं दिखाती। कभी कभी उनकी आंखों में छुपा डर, उनके हाथों की हल्की सी हलचल, उनकी आवाज का कंपन, यह सब उनके अंदर छुपे सच को उजागर कर सकता है। लेकिन इस खेल में केवल दर्शक बनकर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस नियम को समझ जाएं
तो आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ हासिल करना हो तो आप भी अपनी भूमिका को इस तरह से ढाल सकते हैं कि सामने वाला आपके प्रभाव में आ जाए। आप अपने शब्दों, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वह दिखा सकते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हमें भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मुखौटा पहनकर समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि रोल प्लेइंग इस समाज का हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं तो आप अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे, भले ही आप अंदर से नर्वस हों। अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप अपनी भाषा और व्यवहार को इस तरह से ढालेंगे कि वह आपसे प्रभावित हो। लेकिन साथ ही आपको यह भी याद रखना होगा कि कहीं यह भूमिका आपकी असली पहचान को न दबा दे। अगर आप हमेशा एक मुखौटा पहने रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप असल में कौन हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप इस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को भी न भूलें। दुनिया एक मंच है और हम सभी इस मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत सफल है, कोई यह साबित करने में लगा है कि वह बहुत खुश है, और कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कान का मुखौटा पहने हुए है। लेकिन अगर आप इस खेल को समझ जाइए तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे भी एक असली चेहरा छुपा है, तब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे का दर्द देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, और दिखावे के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वह किस भूमिका को निभा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका को इस तरह निभाए कि आप खुद को भी न भूलें, क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा होती है? क्या आप कभी अपने ही किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज महसूस करने लगते हैं? यह कोई मामूली भावना नहीं है, बल्कि यह ईर्ष्या, एनवी है, एक ऐसा जहर जो इंसान के मन को धीरे धीरे खा जाता है। हम इंसान अपने स्वभाव से ही एक दूसरे की तुलना करने के आदी हैं। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे मन में दो तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ईर्ष्या कोई नई चीज नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की सभ्यता। इतिहास में देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। कई बार ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों नहीं? मेरे पास यह क्यों नहीं? उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? और यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर देती है। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हमें उससे आगे कैसे निकलना है। अगर हम अपने आसपास ध्यान दें तो पाएंगे कि लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुले तौर पर दिखाते हैं। वे आपकी सफलता को कम आंकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देंगे। लेकिन कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं। वे आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा तो करेंगे,
लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह कार्यस्थलों में, दोस्ती में, रिश्तों में और यहां तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। अक्सर भाई बहनों में, सहकर्मियों में, यहां तक कि सबसे करीबी दोस्तों में भी यह भावना पनपती है। किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई अपनी पसंद का करियर बना ले, बस यही वो क्षण होते हैं जब ईर्ष्या चुपके से हमारे मन में जगह बना लेती है। लेकिन क्या ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। अगर हम समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने के बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, न कि उससे जल सकते हैं। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वे केवल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की सफलता से सीखने की आदत डाली, न कि उसे देखकर खुद को कोसने की। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो इसे प्रेरणा बनाइए, और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर काबू कर लेता है वही असली विजेता होता है। चैप्टर 5 द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता, एग्रेशन को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। यह कई बार बहुत सूक्ष्म, सटल और छुपी हुई होती है। यह केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों, माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। समाज में हर इंसान के भीतर एक न एक रूप में आक्रामकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इसे नियंत्रित और सही दिशा में मोड़ना जानते हैं, जबकि कुछ इसे दूसरों के खिलाफ नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र, पोलाइट और शांत रहना चाहिए। हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या फिर हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो हमें कई तरह की आक्रामकता देखने को मिलती है। कुछ लोग सीधे टकराव, कॉन्फ्रंटेशन में विश्वास रखते हैं। वे अपने गुस्से को खुलकर जाहिर करते हैं, बिना किसी डर के। वे बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाते हैं और कभी कभी लड़ाई तक करने को तैयार हो जाते हैं। यह खुले रूप में दिखने वाली आक्रामकता होती है, जिसे पहचानना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आक्रामकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। वे इसे छुपाकर रखते हैं, अपनी नाराजगी को मीठे शब्दों और दिखावे की मुस्कान में लपेटकर पेश करते हैं। छुपी हुई आक्रामकता, पैसिव एग्रेशन, सबसे खतरनाक होती है। ऐसे लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचते हैं। वे दूसरों की सफलता में अड़चन डालते हैं, पीठ पीछे बुरा बोलते हैं और दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। वे कभी खुलकर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके मन में जलन और नफरत पलती रहती है। वे सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस आक्रामकता का शिकार होते हैं। जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है,
जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। क्या हम इसे सही दिशा में मोड़ते हैं या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? जो लोग आक्रामकता को समझ जाते हैं और इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। वे अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से बचने के बजाय उसका सामना करना सीखा। आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। लेकिन इसे समझकर, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करके हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें उस ऊर्जा को अपने आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना चाहिए, न कि उसे नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाला हूं या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाने वाला हूं? क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना यह सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग्स हैं। हम जन्म से ही एक समुदाय का हिस्सा होते हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सबने चुना है। यह भीड़ के प्रभाव, हर्ड मेंटालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ का अनुसरण करना हमेशा बुरा नहीं होता। इतिहास में कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सुरक्षा और स्थिरता, स्टेबिलिटी देने में मदद करती हैं। लेकिन जब यह अनुसरण आंख मूंद कर किया जाता है, बिना तर्क और समझ के, तब यह खतरनाक हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तब हम अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में हमें वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सेफ हो, भले ही हमारी असली रुचि किसी और चीज में हो। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना यह सोचे कि क्या वह वास्तव में हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया ट्रेंड आता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। यह प्रवृत्ति हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है और धीरे धीरे हम यह भूल जाते हैं कि हम असल में क्या चाहते थे। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना सवाल किए भीड़ का अनुसरण किया है, तब तब समाज को भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े युद्ध, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट, ये सब भीड़ के अंधे अनुसरण का नतीजा रहे हैं। लोग बिना यह सोचे कि सच क्या है, केवल इसलिए किसी विचार को अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब असली सोचने वाले लोग, असली लीडर्स और बदलाव लाने वाले लोग खड़े होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वे ही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान आविष्कारकों, कलाकारों और विचारकों को देखें तो पाएंगे कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने।
उन्होंने हमेशा सवाल किए, उन्होंने हमेशा अपने रास्ते खुद चुने। वे इस डर में नहीं जे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि मैं क्या नया कर सकता हूं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बनने लगें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यह सच में अपने मन से कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो यह समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। चैप्टर 7 द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या यह असफलता है या फिर अकेलापन? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे गहरा डर मृत्यु, डेथ है। मृत्यु का भय एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर सताती है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मृत्यु के डर का सामना करें तो क्या यह हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? मृत्यु के भय को समझना और स्वीकारना शायद सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम हमेशा यह मानते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ ही होगी, लेकिन खुद के साथ नहीं। हम सोचते हैं कि यह दूर है, कि हम इसे समय पर टाल सकते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अपनी मृत्यु के विचारों को दिमाग से बाहर रखते हैं। हम अपनी उम्मीदों, सपनों और कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु का डर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। यह डर हमें जीवन के छोटे छोटे फैसलों में अज्ञेय रूप से प्रभावित करता है। हम जो काम करते हैं वे सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि मृत्यु हमें किसी समय बिना किसी तैयारी के पकड़ ले। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम अधूरी जिंदगी जीकर चले जाएं। यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी के सभी फैसले करते समय भविष्य में आने वाली मृत्यु को नकारते हैं और कुछ करना या सोचना शुरू कर देते हैं जो हमें समय पर करना चाहिए। हमारा डर अक्सर हमारी उम्मीदों से मेल खाता है। हम खुद से कहते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है और हम अपने ख्वाबों को टालते जाते हैं मृत्यु के विचारों से बचने के लिए। यह अनजाने में हमारी गति को धीमा कर देता है, क्योंकि हम मरने से डरते हैं लेकिन जीवन जीने का तरीका भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो समय हम बर्बाद करते हैं वह कभी वापस नहीं आता। हम सभी ने कभी न कभी अपने अंदर मृत्यु का डर महसूस किया होगा। जब किसी करीबी की मौत होती है तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना है। उस क्षण में हम महसूस करते हैं कि जीवन कितनी नाजुक चीज है और हम कितनी जल्दी इसे खो सकते हैं। हम जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करते वही एक पल में सोचते हैं, अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। यह डर केवल इंसान की मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को भी बदल देता है। लेकिन मृत्यु के इस डर का एक और पहलू है जो शायद हम समझ नहीं पाते। यह डर हमें उस दिशा में प्रेरित करता है जहां हम अपने जीवन का मूल्य समझ सकते हैं। जब हमें मृत्यु के विचारों का सामना होता है तो हमें एहसास होता है कि जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। मृत्यु के डर से न केवल हम बचने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह हमें खुद से सवाल करने का मौका देता है, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? दूसरी ओर, जो लोग मृत्यु को नकारते हैं वे जीवन को खाली महसूस करते हैं। वे न केवल अपने जीवन के उद्देश्य से भटकते हैं, बल्कि हर कदम पर वह भय महसूस करते हैं कि उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। वे समय का सदुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मृत्यु कभी दूर नहीं जाती। वे बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन जीते जाते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि जब हम मृत्यु के डर का सामना करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। हम हर दिन को इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि हमें यह न लगे कि हमने अपनी जिंदगी खो दी।
जब हम मृत्यु को नकारने के बजाय उसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलता है। हम अपनी सीमाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस पाते हैं। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने, अपने डर को पार करने और जीवन के हर पल को सच्चे दिल से जीने की प्रेरणा देता है। मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम इसे जल्द ही अपनाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको मृत्यु का डर महसूस हो, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को जीने के तरीके में एक प्रेरणा के रूप में बदल सकता हूं? पुस्तक के अंत में हम यह समझ पाते हैं कि मानव स्वभाव कितना जटिल और रहस्यमय है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे दावे, इमोशंस और विचार चलते हैं, जिनका पूरी तरह से अनुमान लगा पाना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझने लगते हैं, तो हम न सिर्फ दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी एक नई नजर से देख सकते हैं। ये नियम हमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और संवेदनशीलता, एम्पैथी के महत्व को बताते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के बीच के रिश्तों को और भी मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य छिपी हुई भावनाएं होती हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकते हैं और रिश्तों में कम गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, इन मानव स्वभाव के नियमों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जिस तरह से हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझने और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।